हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एफआईआई सेलिंग के बारे में। एफआईआई सेलिंग को लेकर मार्केट में एक डर का माहौल है कि एफआईआई जिस तरीके से सेल कर रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट सारी नीचे जा रही है, तो अगर ऐसे कुछ महीने और चल गया तो इंडियन मार्केट क्या जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं एफआईआई सेलिंग को समझने के लिए। सबसे पहले एफआईआई कितना सेल कर रहे हैं, दूसरा वो क्यों सेल कर रहे हैं, और तीसरा थर्ड पॉइंट कि उसका इंपैक्ट क्या है। तो यहां पर तीनों चीजों को ध्यान से समझेंगे। जब मैं यहां पर तीनों चीजों को ध्यान से समझाने की बात कर रहा हूं तो आपको समझने की जरूरत है। यहां पर सिर्फ फॉलो करने से बात नहीं बनेगी। स्टूडेंट बनो जिससे आप इस लर्निंग को अपने हिसाब से, जब आप खुद से एनालाइज करो, उसको यूज कर सको। तो यहां पर लर्निंग को यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो लेकर आते हैं तो उसमें हम अपने और आपके सबके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प करने की बात करते हैं, कुछ सीखने की बात करते हैं, कुछ नया सीखने की बात करते हैं। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफआईआई कितना सेल कर रहे हैं। तो यहां पर जब कितना सेल कर रहे हैं तो मैं एक डेटा आपको दिखाता हूं। मैं screener.in पर हूं। यहां पर हम स्क्रीन पर जाते हैं, क्रिएट न्यू स्क्रीन करते हैं और हम यहां पर लिखते हैं एफआईआई होल्डिंग, और मैं इस क्वेरी को रन कर देता हूं। अब इससे क्या होगा, मेरे पास वो सारी कंपनीज आ जाएंगी जिसमें एफआईआई की होल्डिंग कुछ ना कुछ जरूर होगी। सो 1577 कंपनीज हैं जिनमें किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे जितनी मर्जी छोटी होल्डिंग हो, एफआईआई की होल्डिंग है। और अगर नहीं भी है तो वहां पर जीरो लिखा हुआ आ जाएगा। एनीवेज, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने इस डेटा को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद में शो इन द फोल्डर लेकर गया और यहां पर राइट क्लिक करके ओपन विद, मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया। अदरवाइज डायरेक्टली जो आईओएस का है, मैक का नंबर्स वाला सॉफ्टवेयर है, उसमें ओपन करता है, वहां बात नहीं बनती। नाउ दीज आर द कंपनीज जिसमें एफआईआई होल्डिंग है। अब ध्यान से समझना, यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है एंड एफआईआई होल्डिंग भी है परसेंटेज में। अब इस परसेंटेज होल्डिंग को जब मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालूंगा, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ध्यान से समझो, ये करोड़ में है। दिस फिगर इज इन करोड़। तो यहां पर मैंने क्या किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय एफआईआई होल्डिंग एंड परसेंटेज इसको कर दिया। परसेंटेज इसलिए किया जिससे, क्योंकि ये 1.07% है, तो मेरी यहां पर एफआईआई की एक्चुअल में कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है वो फिगर निकल कर आ गई। मैंने इसको कॉपी कर लिया फॉर्मूले को, सारे ही रोज में, जितनी भी रोज हैं। अब मैं इसका अगर टोटल करता हूं तो मेरे पास टोटल एफआईआई की होल्डिंग आ जाएगी सारी इंडियन लिस्टेड कंपनीज में। तो ये कितने करोड़ के आसपास आती है, दिस इज, मैं एक बार इसको थोड़ा सा बिग साइज कर लेता हूं जिससे आप सब इसको अच्छे से देख पाओ। सो मैंने इसको यहां से फॉन्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। फॉन्ट मैंने बड़ा किया। नाउ दिस इज आपके सामने है, दिस इज 42 लाख करोड़। सो 42 लाख करोड़ की ये फिगर है। अब 42 लाख करोड़ होते कितने हैं एक्चुअल में, बिलियन डॉलर्स में, क्योंकि जब भी एफआईआई की सेलिंग्स की बात होती है, उन्होंने इतने बिलियन का माल बेच दिया, इन्होंने इतने मिलियन का माल बेचा, उस चीज से कैलकुलेट होता है। एक चीज और साथ में यहां पर करते हैं कि आज की डेट में जो ये लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें एफआईआई की हिस्सेदारी है, मेजॉरिटी सारी ही लिस्टेड कंपनीज इसमें आती है, तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में कितनी है, तो ये है हमारी 232 लाख करोड़ रुपीस की। और जो एफआईआई की यहां पर हिस्सेदारी है वो है 42 लाख करोड़ की। तो इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम इसकी परसेंटेज निकालने लगे कि एफआईआई की टोटल हिस्सेदारी कितनी है इंडियन स्टॉक्स में, सो दिस इज 18%। 18% यहां पर एफआईआई की होल्डिंग है। बाकी सिमिलर ऑलमोस्ट डीआईआई की है और बची हुई सारी की सारी प्रमोटर्स की है। नाउ जब 42 लाख करोड़ यहां पर है और 42 लाख करोड़ को अगर मैं यहां पर बिलियन डॉलर में डिवाइड करता हूं, तो बिलियन डॉलर के लिए हमें इसको 7500 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बिलियन में 7500 रुपीस होते हैं। तो यहां ये परसेंटेज के बदले इसको नॉर्मल निकालना है हमने। इसको कंट्रोल Z करते हुए हम पहुंच सकते हैं। इसको मैंने डिवाइड किया 7500 से, 7500 से डिवाइड करके अब हमारे पास ये फिगर निकल कर आ गई 562.99 बिलियन डॉलर। 562.99 यानी कि 563 बिलियन डॉलर।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि पिछले कुछ साल पिछले एक साल में यहाँ पर पिछले कुछ महीने इंक्लूड करते हुए इंडियन मार्केट से एफआईआईज ने कितना माल बेचा है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार moneycontrol.com पर चलते हैं, क्योंकि यहां पर मंथ वाइज ये पूरा डेटा दिया हुआ है। अब यहां अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करें और एक बार टोटल करने की कोशिश करें, सो ये टोटल करके आता है 54,000 करोड़ प्लस 40,000 करोड़। ये हमारी इस साल की फिगर है। हम इस साल की फिगर की बात नहीं करते, हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना माल यहां पर बेचा गया है, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। सो 43 हमारा मार्च मंथ में बिका, उसके बाद हमने इसको प्लस किया, देन 45 हमने इसको प्लस किया, देन 41 हमने इसको भी प्लस किया, उसके बाद में 35 हमने इसको प्लस किया, 39 हमने इसको प्लस किया। ये सारी सेलिंग है, नवंबर तक सारी सेलिंग है। उसके बाद में हमने 25 इसमें प्लस किया और 25 प्लस करके हमने -1 किया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हुई है तो हमने इसको माइनस कर दिया। उसके बाद में +2 +23 एंड उसके ये 25 इज नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं है। और उससे पहले मई मंथ में +6 एंड +12, तो कुल मिलाकर यहां पर 2,70,000 करोड़ का माल बेचा गया है वन फाइनेंशियल ईयर में। अब 2,70,000 करोड़ कितने होते हैं, एक बार इस चीज को यहीं पर लिख लेते हैं। 2,70,000 करोड़ यहां पर ये फिगर है। नाउ ये कितने बिलियन डॉलर है, डिवाइडेड बाय 7,500, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 36 बिलियन डॉलर है। 36 बिलियन डॉलर का माल बेचा गया है वन फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जब इतनी तबाही मचाई गई है, जो भी सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, और यहां पर टोटल अभी हिस्सेदारी आज की वैल्यूएशन है, यानी कि ये इस सेलिंग के बाद है, इस गिरावट के बाद है। 563 बिलियन डॉलर आज की वैल्यूएशन है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद। इससे अगर गिरावट से पहले की बात करते तो शायद ये फिगर 700 बिलियन डॉलर होती, 750 बिलियन डॉलर होती। बट एनीवेज दिस इज 36 बिलियन डॉलर का माल बेचा। 36 बिलियन डॉलर 563 बिलियन डॉलर के कंपैरिजन में कितने परसेंट है, दिस इज ओनली 6%, यानी कि उनकी जितनी हिस्सेदारी है उसका सिर्फ और सिर्फ 6% एफआईआईज ने अपना माल बेचा है। 94% उन्होंने अभी भी अपने पास रखा हुआ है। अब एक बात यहां पर समझते हैं कि अगर सपोज इन्होंने ये बेचा नहीं होता और मार्केट जो टॉप बनाया था वहीं पर होती, मैं ये एक असम्पशन मानकर चल रहा हूं कि जितनी भी कंपनीज में एफआईआईज की होल्डिंग है वो सारे ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट टॉप से 30% डाउन है, और वो है भी। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को एक बार ट्रैक कर सकते हो, चाहे वो टीसीएस हो और चाहे वो आपके जितने आईटी कंपनीज हैं, जितने बैंकिंग स्टॉक्स हैं, आप कुछ भी उठाकर देख लेना, ऑन एन एवरेज 25 से 30%, यानी कि 25% से 30% के बीच की आसपास की गिरावट है। मैं 25% भी अगर इसको लेकर चलते हैं तो यानी कि कितना हुआ, ये 75% हिस्सा हुआ, डिवाइडेड बाय 0.75 हमारी एक्चुअल फिगर निकल कर आ जाएगी, यानी कि 750 बिलियन डॉलर का यहां पर उस टाइम पर वैल्यूएशन रही होती। अब 750 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रही होती, इन्होंने सेलिंग करनी स्टार्ट की, उसकी वजह से आज की वैल्यूएशन कितनी होगी, 563, यानी कि 187 यहां पर कम हो गया। अब 187 बिलियन डॉलर का नुकसान लेना जस्ट बिकॉज ऑफ ए स्मॉल सेलिंग, दैट इज ओनली 6% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। कोई भी एफआईआई इस चीज को जानबूझकर कभी नहीं करना चाहेगा। अब यहां पर बात ये आती है, फिर अगर सिर्फ इतना सा ही नंबर यहां पर सेल किया गया है, ओनली 6% की यहां पर सेलिंग की गई है, तो जो इतनी बड़ी बातें हैं कि ये, तो फिर ये सेल कर क्यों रहे हैं अगर इतना नुकसान होता है। तो अब इस बात को समझते हैं कि ये सेल कर क्यों रहे हैं। इसके पीछे दो रीजन होते हैं, या तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट दूसरी कुछ नजर आ रही है, या फिर यहां पर वैल्यूएशन हाई है। अब वैल्यूएशन हाई है तो यहां पर ये सेल करके क्या निकल रहे हैं एक्चुअल में, और उसके बाद में इसका इंपैक्ट क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम ये देखते हैं कि ये सेल कर क्यों रहे हैं। इसके लिए मैंने कुछ चीजें सर्च की कि एफडीआई का यहां पर इनफ्लो कितना है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। एफडीआई क्या है, एफडीआई मींस नॉन लिस्टेड कंपनीज में सीधा सीधा कंपनीज का, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होना बाहर के इंस्टीट्यूशन से। एफआईआईज क्या है, एफआईआईज एंड एफपीआईज बोथ आर सेम थिंग। एफआईआईज
एफआईआईज एफपीआईज का मतलब है इंडियन लिस्टेड कंपनीज में बाहर के इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट होना। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआईज मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दोनों का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक एफडीआई हो जाता है जब वो अनलिस्टेड कंपनीज में पैसे लगाते हैं और दूसरा एफआईआईज या एफपीआईज हो जाता है जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी कहते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाता है। तो यहां इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तो कितना पैसा लगाया है? 83.57 बिलियन डॉलर। तो ये एफडीआई के थ्रू पैसा आया, यानी कि नॉन लिस्टेड कंपनीज में, और लिस्टेड कंपनीज में यहां पर कितना पैसा लगाया गया, यानी कि मार्केट से कितना परचेज किया गया, मार्केट में कितना सेल किया गया। एक्चुअली परचेज तो उन्होंने किया ही नहीं है। तो ये जो फिगर थी मार्केट में जो इन्होंने सेलिंग की है, दैट सेलिंग इज ओनली 36 बिलियन डॉलर। और यहां पर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, वो कितनी है? 83 बिलियन डॉलर। अब 83 बिलियन डॉलर की अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और 36 बिलियन डॉलर का इन्होंने माल बेचा है, तो नेट नेट बाहर के लोगों ने 47 बिलियन डॉलर मार्केट में लगाए हैं। तो इन्होंने नेट नेट बेचा तो कुछ है ही नहीं। तो विवेक भाई, इन्होंने लगा क्यों नहीं रहने दिया पैसा? ये तो लगा इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। मार्केट में जब चीजें थोड़ी सी ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएं तो वहां से माल बेचा जाता है। और एक और इसकी मैं बात बताता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट से इन्होंने माल बेचा है, इन्होंने अपनी खुद की मार्केट से भी माल बेचा है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं काफी हद तक नीचे आ गए हैं, और वो कितनी हद तक नीचे आए हैं मैं आपको ये चीज बताता हूं। जैसे हम टीसीएस की बात करते हैं, टीसीएस में हम गए तो टीसीएस में ऊपर से काफी चीजें नीचे आई हुई हैं। और एक बार इसको ओपन होने देते हैं, इट इज टेकिंग टाइम, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर टॉप से हम लेने लगे इस फिगर को कि कितना नीचे आया है ये, तो हमने यहां से टॉप लिया, टॉप से हमने देखा दिस इज 23% डाउन। अगर हम एलटीआई की बात करते हैं या फिर एलटीटीएस की बात करते हैं, विप्रो की बात करते हैं, माइंडट्री की बात करते हैं, दीज कंपनीज आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 50%। डॉक्टर लाल पैथ लैब ये भी बहुत ज्यादा नीचे है, मेट्रोपोलिस हेल्थ ये भी बहुत ज्यादा नीचे है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज बहुत नीचे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही कंपनीज नीचे हैं? तो यहां पर एक बार गूगल का शेयर प्राइस देखते हैं कि गूगल का क्या हाल है और वो ऊपर से कितने परसेंट डाउन है। तो यहां पर हम एक बार इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक। दिस इज 30% डाउन, दिस इज मोर देन टीसीएस। तो जब ये इतना डाउन हो सकता है, एक बार अमेज़न की हम बात कर लेते हैं, अमेज़न कितने परसेंट डाउन है, एक बार इसको भी देखते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। टॉप से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अमेज़न इज डाउन बाय 43%, 43% डाउन है। फेसबुक कितना डाउन है एक बार ये भी देखते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म जिस कंपनी का नाम चेंज हो गया है, अब यहां पर ये कितना डाउन है? दिस इज 57% डाउन। नेटफ्लिक्स कितना डाउन है ये भी मैं आपको बताता हूं आपको एक बार। नेटफ्लिक्स इनकॉर्पोरेशन टॉप से कितना डाउन है? दिस इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 74%। और इसी तरीके से एडोबी कितना डाउन है? हम आपको बहुत ज्यादा इसको आइडिया लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपना पोर्टफोलियो 23, 24%, 30% डाउन है तो वर्ल्ड मार्केट इज रॉकिंग, ऐसा नहीं है। दिस इज डाउन बाय 50%। यानी कि जितना इन्होंने ग्रोथ दिखाई थी लास्ट हाई से लेकर, पेंडेमिक से पहले का हाई यानी कि February 20 का हाई, वहां से लेकर जितना ऊपर गया था 80%, वो सारी की सारी इन्होंने ग्रोथ खो दी, उसके बाद नीचे भी आ गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर पॉइंट यह है कि एफआईआई क्या सिर्फ इंडियन मार्केट को क्रैश करने में लगे? अगर इंडियन मार्केट को क्रैश करने में लगे हैं तो अपनी यूएस की मार्केट की क्यों बजाई हुई है उन्होंने? तो ऐसा है नहीं कि वो इसको उनको सिर्फ ये फ्यू बिलियन डॉलर्स चाहिए, इंडियन मार्केट बेकार मार्केट है तो यहां से निकल जाओ, इस मार्केट को क्रैश कर दो। उनकी एक पूरी ये सिस्टमेटिक अप्रोच होता है वीक हैंड्स को मार्केट से निकालने का। वीक हैंड्स मार्केट से तभी निकलते हैं जब पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां पॉइंट क्या है, यहां गलती यह है कि हम बिल्कुल टॉप पर लाइफ टाइम हाई पर उन शेयर्स में एंट्री क्यों करते हैं? जब मैं बहुत बार बताता हूं, कई बार जब आईटी कंपनीज वर मेकिंग न्यू लाइफ टाइम हाई कंटिन्यूअसली, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरी जान खा गए थे, विवेक भाई टीसीएस में आपने पैसे नहीं लगाए, एलटीडीएस में पैसे नहीं लगाए, एलटीआई में पैसे नहीं लगाए, एफएल में पैसे नहीं लगाए आपने, एफएल नॉट एप्पल, एफएल में पैसे नहीं लगाए, माइंडट्री में नहीं लगाए। मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा क्रैश होंगी, आप देखते जाओ। और मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आईटी इंडेक्स इज नॉट लुकिंग गुड एंड इट विल बी द मेन रीजन जो निफ्टी को यहां से क्रैश करने में स्टार्ट कराएगा, अच्छे से क्रैश कराने में। और वो सब चीजें हुई हैं उसी तरीके से। नाउ पॉइंट ये आता है कि
अब जो इसका इंपैक्ट है, इंपैक्ट क्या है? अब इंपैक्ट को लेकर हम एक डायरेक्ट को यहां पर कोरिलेशन देखते हैं कि इसका सीधा सीधा कोरिलेशन है कितना। मैं यहां पर कुछ मंथ्स लेकर चलता हूं और उसी पीरियड का मैं यहां पर निफ्टी की परफॉर्मेंस भी लेकर चलता हूं कि क्या इसका डायरेक्ट लिंकिंग है एफआईआई की सेलिंग का मार्केट की ओवरऑल गिरावट से। तो यहां पर मार्केट कब से लेकर बढ़नी शुरू हुई, यहां अगर हम देखें तो सितंबर, एक बार हम यहां पर गिरावट देखते हैं कि किस मंथ से यहां पर गिरावट लगातार हो रही है। और ये हमारा 20 ईयर है, 2020 ईयर है। 2020 ईयर में अगर हम देखें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, यहां पर अप्रैल में भी मार्केट में उन्होंने माल बेचा। अब अगर अप्रैल में उन्होंने माल बेचा है तो अप्रैल में तो मार्केट यहां से ऊपर गई है। मार्केट अगर ऊपर गई है और अप्रैल में उन्होंने माल बेचा है तो ऊपर कैसे आ गई? उसके बाद में हम और ऊपर आते हैं, उसके बाद में हम यहां देखते हैं कि इन्होंने सितंबर मंथ में यहां पर माल बेचा है। तो सितंबर मंथ में अगर इन्होंने माल बेचा है तो थोड़ी सी यहां पर गिरावट आई, लेकिन साथ के साथ ही बाउंस बैक की। उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं, इन्होंने आगे चल के उसमें बाइंग फिर से फर्दर करनी शुरू कर दी। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहां पर ये 4 मंथ्स देखते हैं। अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 में क्या हुआ एक्चुअल में? अप्रैल 2021 कौन सा पीरियड था? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। मैं यहां पर इसको मार्क कर लेता हूं, यहां से इसकी स्टार्टिंग हुई। और अप्रैल में इन्होंने माल बेचा, मई में इन्होंने माल बेचा, जून में इन्होंने माल बेचा, जुलाई में इन्होंने माल बेचा कंटिन्यूअसली। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में भी इन्होंने माल बेचा। और अगस्त यहां पर कहां पर है? अगस्त यहां पर इस लेवल पर है, यानी कि इन्होंने इस पूरे पीरियड में माल बेचा। अब अगर इन्होंने इस पूरे पीरियड में माल बेचा है तो मार्केट ऊपर कैसे गई? क्योंकि एफआईआई की सेलिंग से तो फिर यहां पर मार्केट में गिरावट आती है, जो जनरल एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में, जो सभी इन्वेस्टर्स के बीच पैनिक का माहौल क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। तो इस पीरियड में क्या टीवी पर ये सारी खबरें नहीं दिखाई गई कि एफआईआई सेलिंग दूर रहो, एफआईआई सेलिंग दूर रहो, एफआईआई सेलिंग दूर रहो, जो यहां पर डर पूरा का पूरा माइंड में अच्छे से सेट कर दिया है। अब इस पीरियड में अगर एफआईआई ने माल बेचा है तो ये ऊपर कैसे गई है? अगर अभी डर लग रहा है तो यहां ये मार्केट को नीचे लाया जाता है सस्ता कराने के लिए। मार्केट जब सस्ती हो जाएगी तो ऊपर लाने के लिए मार्केट में बाइंग भी कराई जाएगी। और अगर एफआईआई सेल कर भी रहे होंगे ना तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप इस बात को समझ लो, यहां पर अप्रैल से लेकर अगस्त तक की फिगर इस बात को साफ साफ दिखाती हैं कि एफआईआई जितने मर्जी जोर लगा ले इंडियन मार्केट को एक लेवल से नीचे लेकर आने में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसका रीजन है, मार्केट जब डाउन आती है किसी सेलिंग प्रेशर से, वो सिर्फ तब तक डाउन आती है जब तक कुछ कंपनीज के वैल्यूएशन जो एक्सट्रीमली हाई लेवल पर पहुंच गए थे वो वापस से ठीक नहीं हो जाते। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इससे पहले भी मैं आपको एक दो फिगर्स दिखाता हूं जब इसी तरीके से माल यहां पर एफआईआई ने सेल किया, लेकिन इंडियन मार्केट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो कौन से पीरियड हैं? हम एक बार थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आपको एक फिगर्स, मैं कुछ फिगर्स आपको दिखाता हूं यहां पर। और ये फिगर्स हैं 18, 17। यहां पर ये अगर 17 की फिगर्स देखोगे, अप्रैल 17 में हम जाते हैं और अप्रैल 17 में एक बार देखते हैं कि कितनी बड़ी यहां पर रैली आई, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ एग्जैक्टली। यहां मार्च 18 की भी फिगर देखें, अगर एक बार 18 की फिगर देखते हैं, हम वापस से आते हैं। 18 में यहां लगातार सेलिंग थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अप्रैल 18 से लेकर अक्टूबर 18 तक। अप्रैल 18 कहां पर है? अप्रैल 18 इज हियर और हमने यहां पर इसको मार्क कर लिया। एंड कहां तक उसके बाद इनकी सेलिंग आई? लगातार अक्टूबर 18 तक। अक्टूबर 18 कहां पर है? अक्टूबर 18 यहां पर है। सितंबर तक भी इनकी सेलिंग थी, अगस्त तक भी सेलिंग थी। तो यहां पर अगर हम इसको मार्क करने लगे, अक्टूबर में वापस नीचे आ गई मार्केट, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग तो यहां पर भी थी, उससे पहले भी थी। तो अगर एफआईआई की सेलिंग यहां पर भी थी तो मार्केट ऊपर कैसे गई? और अगर एफआईआई की सेलिंग से टूटती है यहां पर तो यहां क्यों नहीं टूटी? तो एफआईआई की सेलिंग और एफआईआई की बाइंग सिर्फ और सिर्फ इतना इंपैक्ट लेकर आती है जब चीजें जरूरत से ज्यादा ओवर स्टेज ऊपर की तरफ को हो जाएं तो चीजें नीचे आना शुरू करती हैं। और जब नीचे आ जाएं तो उसके बाद एफआईआई लगातार सेलिंग करते भी रहें तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में ओवर वैल्यूएशन से नॉर्मल वैल्यूएशन, नॉर्मल वैल्यूएशन से अंडर वैल्यूएशन, अंडर से नॉर्मल, नॉर्मल से ओवर वैल्यूएशन, ये ऐसा ही है। दिन के बाद इवनिंग का होना, डे के बाद इवनिंग होना, इवनिंग के बाद नाइट होना, नाइट के बाद मॉर्निंग होना, फिर फुल डे होना, और ये पूरा सर्कल ऐसे ही बनता जाता है। डे के बाद नाइट, नाइट के बाद डे, बेयर के बाद बुल, बुल के बाद बेयर। ये इस प्रकृति का नियम है, ये इस नेचर का नियम है। इस नियम को समझने के बाद ही हम यहां पर पैसे कमा सकते हैं। अगर इन सब
चीजों के डर में हम फंस के रह जाएं कि ऐसे कैसे चलेगा, तो मैं भी यही क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसे कैसे चलेगा? जब चीजें सस्ती हो गई हैं तब डर लग रहा है, और जब चीजें महंगी थी तब जोश में थे। यही एक गलत तरीका है मार्केट में पैसे कमाने का। आई एम मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 18 ईयर्स, लेकिन कंसिस्टेंटली का मतलब यहां पर यह नहीं है कि एवरी डे, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ। कंसिस्टेंटली का मतलब है रेगुलरली, कि यहां पर एवरी 3 ईयर्स में अगर हमारे पैसे डबल होते रहे तो 10 ईयर्स में हमारा पैसा 10 टाइम्स हो जाता है, और 20 ईयर्स में हमारा पैसा 100 टाइम्स हो जाता है। और 20 ईयर्स में 100 टाइम्स अगर हम कर सकें तो दिस इज ओनली 25% CAGR। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 40% CAGR हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 25% CAGR। और ये इतना बड़ा पैसा होता है कि आसपास हमारे जितना रिच कोई दिखता नहीं है। लेकिन इसमें करना क्या होगा कि जो डाउनफॉल है इस पूरे फॉल में, अगर हमारा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो चुपचाप लेकर बैठना है, और अगर हमारा पैसा पूरा इन्वेस्टेड नहीं है, हमारे पास कैश है लगाने के लिए, तो कैश हमें उस टाइम पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। बुद्धिमंदी की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, और इस लर्निंग को अपने एनालिसिस में अप्लाई करने की जरूरत है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।